Hello friends, welcome to my YouTube channel Study with Ayu. My name is Ayushi and today I am going to start polity. आज से हम पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी पूरी सीरीज़ होगी जिसमें हम पॉलिटी को कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लीट हम करेंगे पॉलिटी और ये सीरीज़ जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें हमारा मोटिव ये नहीं होगा कि बस पॉलिटी पढ़ते जाओ। हमारा मोटिव होगा कि क्या पॉलिटी में जो हमने पढ़ा है वो हमें याद भी है, और वो याद कैसे होगा। वो याद दो तरीक़ों से होता है। पहले तो किसी भी फैक्ट का हमें बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट डायरेक्टली हम रट नहीं सकते। सबसे पहले उसके पीछे की थोड़ी कहानी हमें अगर पता हो तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा समय तक स्टोर रहती है, ज़्यादा टाइम तक हम उसको स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, और सेकंड थिंग है रिवीजन हमारा मस्ट है। तो हम क्या करेंगे, इन सीरीज़ में जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मींस जो हम आज पढ़ेंगे वो हम अपने अगले लेक्चर में पहले रिवाइज करेंगे 5 से 10 मिनट, उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं, हम इस तरीके से इंटरेस्ट लेके अगर पॉलिटी पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ पॉलिटी। ठीक है, ओरिजिन ऑफ पॉलिटी मतलब पॉलिटी का उद्गम हुआ कहाँ से है, मतलब जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो आया कहाँ से है पॉलिटी, और इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। और भाई हम पढ़ेंगे संविधान क्या है, संविधान के प्रकार क्या है। ठीक है, हम ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है पॉलिटी का उद्गम। पॉलिटी का उद्गम है पॉलिटिकल फिलॉसफी से, मतलब राजनैतिक दर्शन। अब राजनैतिक दर्शन क्या होते हैं, फिर राजनीतिक विज्ञान का क्या होता है, राज व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, ये सब हम समझेंगे। अब जैसे सबसे पहले कोई भी अगर टॉपिक है तो उस पर पहले विचार आते हैं लोगों के। ठीक है, जब वो विचार प्रूफ हो जाते हैं कि ये उनका रिज़ल्ट जो होता है वो प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये ऐसा ही है, तो वो साइंस बन जाती है। ठीक है, तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो जैसे सबसे पहले जो विद्वान थे उन्होंने ये बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो सेंटर में है और सूरज उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जब इसका हमने जो है वेरीफाई किया कि क्या ऐसा है, तो ऐसा नहीं था। ठीक है, तो नया विचार निकल के आया कि नहीं, जो हमारा सूरज है वो हमारा सेंटर में है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, और ऐसा प्रूफ हो गया। जब ये प्रूफ हो गया तो ये हमारा क्या बन गया, एक सिद्धांत बन गया, यानी कि थ्योरी बन गई। और ये थ्योरी साइंस के अंदर आ जाती है। जब भी कोई चीज़ प्रूफ हो जाती है तो वो साइंस के अंदर आती है। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, पहले पॉलिटिकल जो है फिलॉसफी आई, मतलब राजनीतिक दर्शन स्टार्ट कहाँ से हुए हम समझ लेते हैं। जब राजनीतिक दर्शन से राजनीतिक विज्ञान बना। अब ये ऐसे ही नहीं कि कुछ दिनों में बन गया, ये बहुत सारे विद्वानों की मदद से बना है विज्ञान। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं दर्शन, यानी कि विचार कहाँ से आया। जो हमारी ये पॉलिटी है उसका विचार शुरू कहाँ से हुआ, तो ये विचार हुआ हमारा ग्रीक से शुरू। ठीक है, ग्रीक में दो जो है विद्वान थे, एक था सुकरात। ठीक है, सुकरात ने हमें ये बताया कि राज्य कैसा होना चाहिए, कैसा उसका शासन होना चाहिए, राज्य कैसे होना चाहिए, शासन कैसे चलाना चाहिए। इन सब विषयों के बारे में हमें सुकरात ने बताया, लेकिन इन्होंने कोई भी बुक नहीं लिखी, इन्होंने कोई नहीं लिखी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इनमें से किसने ये बुक लिखी है, या फिर पूछा जाए इनमें से किसने बुक नहीं लिखी, मतलब ग्रंथ नहीं लिखा है, या इनमें से किसका ग्रंथ है ये, तो ऑप्शन में सुकरात होगा, तो ऑप्शन वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि सुकरात ने कोई बुक लिखी ही नहीं है, ग्रंथ लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो फिर इनके शिष्य थे प्लेटो, उन्होंने बुक लिखी रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक इन्होंने बुक लिखी। अब इस बुक में इन्होंने, जो सुकरात ने, इनके गुरु ने इनको बताया था वो बातें, और कुछ इन्होंने अपनी बुद्धि से बातें इस बुक में लिखी। ठीक है, अब कोई भी बुक है,
अगर उसका ज्ञान हमें लोगों में फैलाना है तो क्या ज़रूरी है उसके लिए ज़रूरी है कि पहले लोग वो बुक पढ़े तो सही, तभी तो उसका ज्ञान लोगों में फैलेगा। अब प्लेटो ने क्या किया, इस बुक का ज्ञान फैलाने के लिए उन्होंने एक शिक्षण संस्थान बनाया जिसका नाम था दी अकेडमी इस शिक्षण संस्थान का नाम था, ठीक है, ताकि इस बुक का ज्ञान लोगों में फैले, ठीक है, लोगों को नॉलेज हो शासन की, राज्य की, राजा की, इन सब के बारे में लोग जागरूक हो, ठीक है। अब कोई भी मान लो कोई कॉलेज है, स्कूल है, हर कॉलेज स्कूल में कोई ना कोई ऐसा बच्चा ज़रूर होता है जो बहुत ही ब्रिलियंट होता है, इंटेलिजेंट होता है और वो अपने स्कूल कॉलेज इन सब का नाम रोशन करता ही है। तो ऐसे ही यहाँ का एक स्टूडेंट था अरस्तु, ठीक है। अरस्तु ने बुक लिखी पॉलिटिक्स। जब उन्होंने ये बुक लिखी पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स बुक लिखने के बाद इनको राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाने लगा, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है, तो याद आना चाहिए अरस्तु राजनीतिक विज्ञान का जनक है। तो इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो पहले नंबर पे है सुकरात, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु, ठीक है। तो जनक किसे माना जाने लगा राजनीतिक विज्ञान का? अरस्तु को। अब इनके ही शिष्य हैं सिकंदर के बारे में भी आपने सुना होगा, तो वो अरस्तु के ही शिष्य हैं। इनको अलेक्जेंडर तृतीय, अलेक्जेंडर द ग्रेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये आपको नॉलेज के लिए था कि दर्शन कहाँ से स्टार्ट हुए, मीन्स विचार कहाँ से शुरू हुए और कहाँ लोगों में इसकी नॉलेज बढ़ी, कैसे लोगों में इसकी नॉलेज बढ़ी, ठीक है। फिर जब ये थ्योरेटिकली प्रूफ हो गया ये, तो ये हमारा राजनीतिक विज्ञान बन गया। अब हमें जानना है कि पॉलिटी क्या है, मतलब राज्य व्यवस्था क्या है, ठीक है। राज्य व्यवस्था मतलब, इसका मतलब क्या है? राज्य व्यवस्था का अगर हम संधि विच्छेद करें तो राज्य प्लस व्यवस्था, ठीक है, इसका संधि विच्छेद ये है। तो सबसे पहले हम जानेंगे राज्य क्या है। अब राज्य, ये वो राज्य नहीं, स्टेट नहीं है, ये स्टेट नहीं है, ये हम किसी भी देश को बोल देते हैं राज्य, लेकिन सभी देशों को नहीं बोलते हैं राज्य, कुछ देशों को हम राज्य बोलते हैं। अब राज्य किन्हें बोलते हैं, आइए जानते हैं राज्य किन्हें बोलते हैं। जिन देशों के पास ये 4 तत्व होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? राज्य बोलेंगे। अब जैसे क्या क्या तत्व होंगे? वो भूभाग होगा, जनसंख्या होगी, सरकार होगी, संप्रभुता होगी। अब संप्रभुता थोड़ी सी टिपिकल है, इन सबको एग्जाम्पल से समझते हैं, मतलब हम इनको भारत पर अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं कि क्या भारत एक राज्य है या नहीं, हम ये देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं भारत के पास क्या भूभाग है? हाँ जी, भारत के पास भूभाग भी है। जनसंख्या है भारत के पास? हाँ जी, जनसंख्या भी है। गवर्नमेंट है भारत के पास? हाँ जी, गवर्नमेंट भी है। अब देखते हैं संप्रभुता है क्या भारत के पास। अब संप्रभुता होती क्या है, सबसे पहले ये जानो। संप्रभुता होती है निर्णय लेने की स्वतंत्रता, स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता जो होती है संप्रभुता होती है। मतलब अगर किसी देश के पास अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता होती है, तो ऐसा देश हमारा संप्रभु देश कहलाता है। अब देखते हैं कि क्या भारत एक संप्रभु देश है? क्या हम अपने जो आंतरिक मामले होते हैं, हमारे जो बाह्य मामले होते हैं, उनमें जो डिसीजंस होते हैं, क्या वो हम अपने आप लेते हैं? तो हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे राम मंदिर पर निर्णय लिया गया था, तो क्या उस निर्णय को लेने के लिए हम किसी बाहर के देश को, किसी विदेश के जो है अनुमति की आज्ञा थी क्या हमें? क्या हमें किसी बाहर के देश की सुननी पड़ी कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो? हमने अपने राम मंदिर का अपने आप डिसीज़न लिया, मीन्स हमारी गवर्नमेंट ने अपने आप ही डिसीज़न लिया है, यानी कि हम अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में डिसीज़न लेने के लिए फ्री हैं, हमें फ्रीडम है। तो हमारा देश क्या है? एक संप्रभु देश है, यानी कि हमारे देश के पास, भारत के पास ये चारों तत्व हैं, यानी कि हमारा भारत देश एक राज्य है, ठीक है। राज्य पता चला। अब व्यवस्था क्या होती है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है व्यवस्था।
अब व्यवस्था से ही आप देख लो, कोई स्कूल है, कॉलेज है, उसमें व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, ताकि स्कूल व्यवस्थित रहे। सब बच्चे ऐसा ना हो अपनी मनमर्जी से पढ़ें या अपनी मनमर्जी से किसी काम को करें, अपनी मनमर्जी से रहे। उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं सभी स्कूल कॉलेजेस में, ठीक है। तो भाई हमें पता चला है कि व्यवस्था के लिए हमें बनाने पड़ते हैं नियम, और जो भी हम नियम बनाते हैं उनको अगर एक समूह में इकट्ठा करते हैं तो उसको ही हम संविधान बोलते हैं। तो हमारा संविधान क्या है, सिर्फ एक ग्रुप ऑफ रूल्स है, ठीक है। रूल्स जो है उनको एक ग्रुप में एक बुक के अंदर रख दिया है, तो उनको ही हम संविधान बोलते हैं, ठीक है। एक जगह एकत्रित करते हैं तो उनको हम संविधान बोलते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि संविधान किसको बोला जाता है, एक्चुअली में है क्या चीज़ संविधान, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि राज्य की व्यवस्था का संचालन करने के लिए जो भी मौलिक नियम बनाए जाते हैं उनके समूह को संविधान कहते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा मौलिक नियम क्या होते हैं। मौलिक नियम होते हैं जो हम स्टार्टिंग में बना देते हैं और उनसे ही प्रेरित होकर हम और नियम बनाते हैं। बाकी के नियम उन्हीं नियमों से प्रेरित होकर बनाते हैं। स्टार्टिंग के नियम जो होते हैं वो मौलिक नियम होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संविधान के प्रकार, ठीक है। संविधान के प्रकार, अब हम दो तरीके से देखेंगे संविधान के प्रकार को, एक तो दस्तावेजों के आधार पर और एक राजनीतिक आधार पर। अब दस्तावेज क्या होते हैं, दस्तावेज होते हैं हमारा डॉक्यूमेंट, यानी कि एक बुक, ठीक है। तो दस्तावेजों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। लिखित का मतलब तो आपको पता ही चल रहा होगा कि लिखे हुए होंगे, लेकिन लिखित का मतलब है मतलब जितने भी रूल्स हैं, मान लो 10 रूल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 रूल हम इकट्ठे करके एक बुक में लिख दें, क्रम वाइज एक बुक में लिख दें, सजा दें उसे, तो वो होगा लिखित संविधान। लिखित संविधान कौन कौन से देश का है, भारत का है और अमेरिका का है लिखित संविधान, ठीक है। लिखित संविधान। अब अलिखित संविधान, अब अलिखित संविधान का ये मतलब नहीं है कि इनका संविधान लिखा हुआ ही नहीं है, इनको सबको याद है अपने रूल्स, अपने जितने भी नियम हैं सबको इनको याद है। छोटा सा बच्चा होगा इनके वहाँ, उसको भी ये नियम याद होंगे, नहीं। अलिखित का मतलब होता है कि जो वो उनके नियम लिखे हुए हैं वो किसी एक जगह पर नहीं लिखे हुए हैं, वो अलग अलग जगहों पर लिखे हुए हैं। मतलब एक बुक के अंदर एकत्रित नहीं है, वो इकट्ठे नहीं है एक जगह, उनको अलग अलग लिखा गया है। तो इसका मेनली सब जानते हैं कि अलिखित संविधान जो है ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन का होता है। लेकिन कभी कभी एग्जाम्पल में जो एग्ज़ाम्स में क्या होता है, ऑप्शन में ब्रिटेन दिया ही नहीं होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि और किन किन देशों का संविधान जो है अलिखित होता है, ठीक है। तो अलिखित संविधान होता है कनाडा का, इजराइल का, न्यूजीलैंड का। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि अब क्वेश्चंस थोड़े चेंज होकर आते हैं। अब ये नहीं कि जो पहले से चला आ रहा है वही क्वेश्चंस आएंगे, अब थोड़े से चेंज होता जा रहा है पैटर्न सभी एग्जाम्स का, ठीक है। फिर है राजनीतिक प्रकृति के आधार पर, मतलब राजनीतिक मतलब सत्ता के आधार पर, ठीक है, यानी कि शक्ति के आधार पर। अब देखो एकात्मक होते हैं और संघीय। एकात्मक कौन होती है, जिसमें सारी शक्तियाँ को एक ही स्तर होता है, मतलब ये पूरा देश है, इसकी सारी शक्तियाँ किसी एक ही स्तर पर है, मतलब केंद्र पर हो, ठीक है, यानी कि राज्य में या उससे नीचे किसी पर शक्तियाँ ना हो, सिर्फ केंद्र पर ही सारी शक्तियाँ हो। तो ऐसे जो है संविधान कैसा होता है हमारा, एकात्मक संविधान, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन का हमारा जो अलिखित संविधान भी है और एकात्मक भी है, और फ्रांस, ठीक है। अब संघीय, संघीय में मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण होते हैं, मतलब बटी रहती है शक्तियाँ, अलग अलग स्तर होते हैं, मतलब अलग अलग स्तर होते हैं, केंद्र हो गया, राज्य हो गया, उससे नीचे हो गया, मतलब सबके पास अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, तो शक्तियाँ जो है बटी हुई होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ओरिजिन कहाँ से हुआ हमारी पॉलिटी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है। पॉलिटी का मतलब क्या है, यानी कि राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है, ठीक है। संविधान हम बोलते किसे हैं, हम पढ़ तो लेते हैं, संविधान की विशेषताएं पढ़ लेते हैं, संविधान कैसे बना, लेकिन एक्चुअल में संविधान इजी लैंग्वेज में क्या होता है ये हम नहीं समझ पाते। तो आई होप आज आपको क्लियर हुआ होगा कि संविधान होता क्या है और संविधान के कितने प्रकार हैं, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
Till then, keep watching. Bye bye. Take care.